की झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। रजत जयंती वर्ष पर तैयारियों में जुटा है विधानसभा प्रशासन। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश। कोटद्वार में हाउस टैक्स को लेकर बड़ी नाराजगी। पूर्व मंत्री ने सरकार पर गुमराह करने का लगाया आरोप। नगर निगम भेज रहा मकान मालिकों को नोटिस। जीपीएस से नाप का टैक्स लगाने की तैयारी। सुविधा नहीं मिलने पर टैक्स न वसूलने की मांग की। विकासनगर में चलती यूटिलिटी में लगी है आग। मचा हड़कंप। धान की पुराली में अचानक से भड़की आग। देखते ही देखते जलकर राख हुआ वाहन। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुजरात में दिखेगी देवभूमि की झलक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजन होगा। जयंती पर दिखेगी उत्तराखंड की सांस्कृतिक शान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा भव्य समारोह। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा आरती की झांकी यहां पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। लोक नृत्य गीतों के से सजेगा यहां पर देवभूमि का रंगमंच। देश की एकता अखंडता का देगा यहां पर सशक्त संदेश। जहां पर बता दें कि कुल मिलाकर उत्तराखंड की संस्कृति की एक बड़ी झलक यहां पर देखने को मिलेगी। गुजरात में दिखेगी देवभूमि की झलक। तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर बात करें तो कुल मिलाकर अब गुजरात में भी उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। तमाम तैयारियां वहां पर क्या पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और जिसमें जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उनके सामने जो है वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन जो है वो 31 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें उत्तराखंड को एक खास मौका मिला है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले दिल्ली के राजपथ में भी जो उत्तराखंड की झांकियाँ है वो उसका प्रदर्शन देखने को मिला था और देश भर के लोगों ने उसको सराहा था। और एक बार फिर से उत्तराखंड को इसकी मेजबानी मिली है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें भी झलक देखने को मिलेगी, जिसमें हम देखेंगे कि अष्ट तत्व और एकत्व इसका जो भाव है वो देखने को मिलेगा। जिसमें हम देखेंगे उस झांकी में जो है केदारनाथ धाम बाबा, जो कि सबसे बड़ा धाम हमारे उत्तराखंड का है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। जो हिमालय पर्वत है वो देखने को मिलेंगे। हमारे जो पहाड़ है, हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी सुंदर वादियां हैं, उसकी झलक देखने को मिलेगी। साथ ही 14 कलाकार जो है इसमें शिरकत करने वाले हैं, जो वहाँ पर नृत्य प्रदर्शन करेंगे, जो गायन प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही जो वेशभूषा होगी वो भी खास आकर्षण का केंद्र जो है वो रहने वाली है। जो हमारे उत्तराखंड की वेशभूषा है, हमारे उत्तराखंड के जो आभूषण है, उसकी झलक भी इस झांकी में देखने को मिलेगी। और इसका पूरा जो आयोजन करने जा रहा है वो सूचना विभाग करने जा रहा है, और इसकी जानकारी जो है खुद सूचना की जो महानिदेशक है बंशीधर तिवारी, उन्होंने दी है। और जो झांकी के साथ मेन अधिकारी मौजूद रहेंगे वो के.एस. चौहान रहेंगे, जो कि निदेशक हैं सूचना विभाग के। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से उत्तराखंड को एक बड़ी जो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक एक उनका जो सिलेक्शन हुआ है झांकी का, वो मैं बताऊंगा आपको कि पूरे देश भर में 8 झांकियां जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की कितनी महत्वता है पूरे देश भर में, विदेशों में, कि उत्तराखंड हर चीज में आगे है। चाहे दिल्ली में भी जब कोई परेड होती है राजपथ में, तो उस वक्त भी हम उत्तराखंड की झांकी देखने का देखते हैं। और अब देखिए गुजरात में भी ऐसा मौका देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से बड़ा अवसर है। बिल्कुल, लेकिन दीपिका, जब इस तरीके से झांकियों में किसी भी प्रदेश की इस तरीके से भव्य झांकी दिखाई देती है या वहां की संस्कृति की पूरी झलक दिखाई देती है, ऐसे में अगर हम पर्यटन की दृष्टि से इसे देखें, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया में इस तरीके की झांकी जब प्रस्तुत की जाएगी उत्तराखंड की तरफ से, तो वो छटा भी देखने को मिलेगी। चारधाम यात्रा की बात कर ले या फिर दूसरे, इससे काफी बढ़ावा पर्यटन को मिलता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए गुजरात में जो झांकी होने वाली है, इसमें आप देखेंगे कि केदारनाथ धाम जो है उनकी पूरी एक भव्य मूर्ति बनाई गई है, और पीछे हिमालय पर्वत आप दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये झांकी पूरे देश भर के लोग देखेंगे तो कितना उत्साह उनका और बढ़ेगा। हमने देखा है कि अक्सर जब चारधाम यात्रा होती है तो खास तौर पर केदारनाथ धाम में ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और नंबर 1 पर केदारनाथ धाम ही होता है जहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से जो झांकी ये हम गुजरात में देखेंगे या पूरा देश भर टीवी
पे देखेगा तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही केदारनाथ धाम के प्रति लोगों की जो आस्था है वो और गहरी होगी, भोले बाबा के प्रति आस्था जो है वो गहरी होगी और जरूर मुझे लगता है कि जन सैलाब उमड़ेगा भक्तों का, श्रद्धालुओं का चारधाम में। और साथ ही पर्यटन के क्षेत्र से के लिहाज से देखें तो हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इसकी संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। इस सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तराखंड विधानसभा को 3 नवंबर को संबोधित करेंगी। सत्र की तैयारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने भी अधिकारियों के साथ में बैठक की है। उन्होंने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी मऊ भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे मऊ यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है उसका भी कार्यक्रम है, उस सब की तैयारी चल रही है। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगी विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। को दिए हैं, समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, उनको लेकर भी किस तरीके की तैयारियां हैं, इसको लेकर भी यहां पर मंथन किया गया है। 3 और 4 नवंबर को होगा विशेष सत्र। ऐसे में रजत जयंती को लेकर तैयारियों में जुटा है विधानसभा प्रशासन। कुल मिलाकर हर पहलू पर पूरी तैयारियां। तो राज्य स्थापना दिवस से पहले सरकार 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र करने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सिर्फ 2 दिन में पूरे प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक दिन तो आपदा पर ही चला जाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि करण माहरा अपनी सीट नहीं बचा पाए, कांग्रेस ने फिर भी उन्हें अध्यक्ष बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुझी हुए चिराग से बत्ती जलाने की यहां पर कोशिश कर रही है। करण माहरा ने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है, उपलब्धियां भी हासिल की हैं। कांग्रेस बुझे हुए चिराग से जो है बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया वो कांग्रेस का अध्यक्ष है और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट हैं कि वो अध्यक्ष की बात कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य सत्र नहीं है। क्योंकि हमारे इस राज्य को 25 साल हो गए हैं। तो उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर सरकार 3 से 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र करने जा रही है। इसमें चर्चा होगी कि राज्य ने 25 साल में क्या पाया, क्या खोया, आगे की दिशा क्या होगी। इस सत्र को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अगर सत्र गैरसैंण में होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि राज्य की स्थायी राजधानी का प्रतीक है। वही बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के बयान पर कहा कि इस समय राजनीति नहीं बल्कि राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सत्र उत्तराखंड के भविष्य की योजना बनाने का मौका है। चमोली ने ये भी कहा कि सभी दल अगर मिलकर काम करें तो राज्य आगे बढ़ेगा। प्रमुख विपक्षी दल है, उनको कुछ न कुछ कहना है। इसको इस ढंग से भी लिया जा सकता था कि आज हम 25 साल पूरे कर रहे हैं, इसका एक उत्साह के साथ इसको किस तरह से हमको संपन्न करना है, उसमें सब दलों को राजनीति छोड़कर उत्तराखंड के बारे में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो उसी के लिए बुलाया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाएं और विशेष सत्र में अभी तक जो 25 सालों में जो काम हुए उसकी समीक्षा हो और आगे का रोड मैप तैयार हो, उसके लिए अगर प्रिपरेशन करें और उसको उस प्रिपरेशन के साथ अगर विधानसभा में आए और वहाँ पर अपनी बात रखें तो उससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा।
तो उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के जश्न को लेकर हो रही राजनीति को लेकर भी जहां धामी सरकार 25 साल के इस सफर को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सरकार ने हाल ही के दिनों की अगर बात करें तो कई तरह के फैसले लिए। तो भाई कांग्रेस का आरोप है कि इस सरकार में महिला अपराध बेलगाम है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। वहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर जश्न मनाने की बात कर रही है, लेकिन वास्तविकता की अगर बात करें तो इस समय पर सरकार की ये नाकामियां रही हैं, उसकी उपलब्धियों पर भारी ये पड़ेंगी। देखिए इसी को लेकर ये रिपोर्ट। राज्य स्थापना पर उपलब्धियां गिनाएगी सरकार। महारा बोले बीजेपी राज में अपराध भ्रष्टाचार। बड़े स्तर पर रजत जयंती मनाने की हो रही तैयारी। कांग्रेस का आरोप नाकामियां उपलब्धियों पर भारी। उत्तराखंड सरकार 9 नवंबर को राज्य की रजत जयंती पर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से 11 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां धामी सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 25 साल के इस जश्न को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। महारा का कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने राज्य को भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के दलदल में धकेल दिया है। ऐसे में ये जनता के बीच कौन सी उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं? मुझे लगता है जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण का हमेशा विरोध किया, उत्तराखंड राज्य की प्रगति में जो लगातार बाधक बने, रोड़ा बनने की उन्होंने कोशिश की, ऐसे लोगों से उत्तराखंड के आम जनता यही अपेक्षा करती है कि वो हमेशा उत्तराखंड राज्य विरोधी रहे हैं और इसलिए राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर इस तरह की वो टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी देखें तो आज खनन माफिया हावी है, लैंड माफिया हावी है, बेटियों का स्थिति ये हो गई कि आज 9 हिमालय राज्यों में आज हम पहले स्थान पर हैं महिला अपराध पे। उसके अलावा NCRB की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी खतरनाक है कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में 3 बच्चों का अपहरण या वो गायब हो रहे हैं। ये बहुत ख़राब बात है। किसानों की स्थिति बहुत जर्जर है और 2 भर्ती घोटाले इस राज्य ने देखे हैं 2022 और 2025 और उसमें बीजेपी के लोग मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। तो ये बड़े गंभीर स्थितियां हैं और राज्य देखा जाए तो कर्ज में लगातार डूब रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना दिवस 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इस अवसर पर बीजेपी सरकार एक स्वर्णिम पर्व के रूप में मनाने जा रही है। संस्कृति विभाग ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की है। 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी चर्चा है। इतना ही नहीं, सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। इसमें 25 साल के अचीवमेंट और भविष्य के विजन को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के प्रचार में करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। तो फिर सरकार किस बात का जश्न मना रही है? देहरादून से शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर मसूरी से करीब 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसा क्षेत्र में भी लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित 32 गांव के लोगों ने परियोजना स्थल के पास विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने L&T कंपनी, इसके साथ ही अधिकारियों पर उनके अधिकारों की अनदेखी करने, शोषण करने का भी आरोप लगाया है। लोगों का यह भी कहना है कि 2 गांव पूरी तरीके से डूब क्षेत्र में है, लेकिन अब तक कई लोगों को जमीन या फिर खेती का मुआवजा नहीं मिला है। परियोजना में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, पर सिर्फ 4% को ही नौकरी दी गई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि कंपनी के दबाव के कारण एक कर्मचारी को यहाँ पर डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने 22 मांगे रखी हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, आंदोलन इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर 6 दिन से लगातार स्थानीय जो लोग हैं, जो बांध बनना है उससे प्रभावित जो लोग हैं, वो आंदोलनरत है
और सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि इन्हें आश्वस्त ये हो सके कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। परंतु मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूक़ों के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने। रोजगार हमने मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, हर हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, बाहर के भर्तियाँ करा रहे, बाहर के बच्चे यहाँ भर्ती करा रहे, हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे। क्यों, हमें क्यों नहीं दे रहे सरकार? हमने क्या खाया सरकार का? सरकार को हमें देखो, हमारे गांव देखो, पहले हमारा गांव जा रहा है, कहाँ जाना हमने गांव से? हमारे अड़दादा फड़दादा की ज़मीन है और हमें यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कौन देंगे हमें? सरकार इस बात की जिम्मेदार है, सरकार को उठाने चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो है, जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। यदि सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमारा अगला कदम, हम जो है NH को जो जाम करेंगे, जो 4 धाम की जो यात्राएं हैं वो बाधित होंगी। आज 6वां दिन है, हम लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से वार्ता हो, शासन प्रशासन संबंधित विभाग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया सक्षम अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। और जो सरकार का, प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है। यानी कि हमें सीधे साधे जो हम लोग हैं, हमारी बात को सुनने के लिए सरकार की मंशा नहीं है और न शासन प्रशासन की, जो कि न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है। तो चलिए आगे बात काला ढूंगी की करते, जहां पर वार्ड नंबर 6 से 40 साल से रुका हुआ रास्ता आखिरकार बनना शुरू हो गया है। विधायक वंशीधर भगत, नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने भी 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस रास्ते का शिलान्यास किया है। इस रास्ते के बनने से 125 से ज्यादा परिवारों को राहत मिलेगी जो अब तक मुख्य सड़क से कटे हुए थे। लोगों ने विधायक का आभार जताया है, साथ ही खुशी जाहिर की है। कई सालों से ये रास्ता इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की जमीन का हिस्सा आ रहा था। विधायक ने SDM, राजस्व विभाग, पुलिस टीम के साथ जगह का निरीक्षण कर कागजों की जांच की है, रास्ते का समाधान निकाला। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कुछ महिलाओं ने इसका विरोध जरूर किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में काम जारी रखा गया। SDM विपिन चंद्र पंत ने भी बताया है कि जमीन का सीमांकन कर लिया गया है, अब निर्माण यहाँ पर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकारी काम में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रकार की कोई विवादित जमीन नहीं है। एक स्थान, छोटे से स्थान पर किसी एक व्यक्ति ने कोई स्टे लिया है तो हमने उसको अदालत का सम्मान करते हुए उस स्थान को छुआ नहीं। आगे पीछे 200 लोग रोड पर रहते हैं और बिल्कुल नरक हो रहा है उनके जाने का रास्ता, तो इसलिए उस पर सड़क बनाई जा रही है। कल हम लोगों ने एक जॉइंट एक्सरसाइज करी और हमारे राजस्व विभाग की एक टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जो मेन जो मुख्य मार्ग है उससे जो वार्ड नंबर 6 को जो सड़क जाती है उसका सर्वे कराया गया। सर्वे में देखा गया कि खसरा नंबर जो 71 है वो विवादित था वहाँ पे, और खसरा नंबर 71 के अंतर्गत ही 71/1 पर 0.104 हेक्टेयर लैंड पर सिविल न्यायालय का स्टे भी। कुछ एक सामाजिक तत्व जो है, लेडीज हो या जेंट्स हो, देखिए सबको समझना चाहिए जनहित सबसे सर्वोपरि है और जनहित में ये सड़क अवश्य बनना चाहिए, जिसमें विधायक जी आगे बढ़ के आए और हमें ये आश्वासन दिया और इसको करके भी दिखाया। आज शिलान्यास है और ये सड़क जरूर बनेगी और बनेगी, और ये विधायक जी के प्रयासों से और हमारे प्रयासों से, जनता के प्रयासों से जनहित में बन रही है।
अब चलिए आगे बात कोटद्वार की करते हैं। हाउस टैक्स को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से घर मकान मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसमें जमीन मकान का जो क्षेत्रफल है भरने के लिए कहा गया है। सुरेंद्र नेगी ने यह भी कहा है कि अगर लोग ये जानकारी नहीं देंगे तो जीपीएस से नापे गए क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने पहले कहा था कि 10 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब अचानक से टैक्स वसूली शुरू की जा रही है। सुरेंद्र नेगी ने मांग की है कि जब तक नगर निगम सीवर, पानी, ड्रेनेज, बाकी जरूरी जो सुविधाएं हैं वो नहीं देता है तब तक टैक्स नहीं लगना चाहिए। देखिए, नगर निगम के द्वारा अभी कुछ नोटिसेस जो है आम जनता को भेजे जा रहे हैं और उनको रिसीव कराया जा रहा है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप इसको भर के नहीं देंगे, क्षेत्रफल आप नहीं बताएंगे कितनी ज़मीन है, कितने मकान का एरिया है, तो आपको जो जीपीएस के द्वारा जो नाप हुआ है उसी के आधार पर आपको कर आरोपित कर दिया जाएगा। अब खबर विकासनगर से, जहां पर कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जर्रेट से भी यहां पर आगे एक वाहन में धान लदा हुआ था। पुराली से अचानक से इसमें आग लगी है, जहां पर देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि पूरी यूटिलिटी वाहन जलकर पूरे तरीके से खाक हो गया। वाहन चालक ने किसी तरह से वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। अब खबर उत्तराखंड के विकासनगर से है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को जन जागरण सप्ताह चलाया जा रहा है। कोतवाली विकासनगर पुलिस की ओर से भी छात्र छात्राओं के साथ में संवाद कार्यक्रम किया गया है। छात्र छात्राओं को कोतवाल विनोद गुस्साई ने भी कोतवाली स्तर पर पुलिस द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों की जानकारी दी है। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, नशे के प्रति जागरूक किया है। चलिए आगे बात रुद्रप्रयाग की करते, जहां पर सहकारिता मेले का आयोजन विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया है उद्घाटन। रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में सहकारिता मेले का आयोजन, 5 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ। मेले में कृषि, उद्यान, मत्स्य, डेयरी, पशुपालन, उरेडा उद्योग, पर्यटन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, सहकारिता सेवा योजना, नबार्ड, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग सहित अनेक विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए। देखिए, मैं अपने माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के इस अवसर पर गुलाब राय के मैदान में एक जिला स्तरीय सहकारी मेला लगा है। इसमें हम जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला है, इस अवसर पर हम विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना चलाएगी, जिसमें 0% के माध्यम से हम उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे सहकारिता मंत्री, उनके पहल से पिछले कई वर्षों से चल रही। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 26 लोगों को 37 लाख से ज़्यादा विशेषकर ये मेला जो थीम है उस पे आधारित है, लेकिन हमने जो हमारे स्वयं सहायता समूह है और विशेषकर जो स्थानीय उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी और बिक्री का कार्यक्रम है यहाँ पर। और विभागीय जानकारी के साथ साथ हम लोग सहकारिता जो पहुँच आम जन तक हो, वो विशेष हमारा यहाँ पर प्रयास है। मेरा परिणाम, हम सहकारिता मेला में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पे हमें जो स्टॉल लगे हुए हैं तो हमें काफी बेनिफिट इससे होता है, जिसे हम अपने पहाड़ी सामान का विक्रय कर सकते हैं। और हम घर में जो हमने पहाड़ी जड़ी बूटियों से सुगंधित धूप बत्ती बना रखी है, उसका भी हम काफी अच्छे ढंग से इसका विक्रय कर देते। तो चलिए आगे बात रुद्रप्रयाग की करते हैं, जहां पर ग्राम सभा झोंदला के पाली तोक
में यहाँ पर 55 वर्षीय मानवर सिंह बिस्ट पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और साथ ही आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिला है। सूचना मिलने पर उत्तराखंड के युवा नेता मोहित डिमरी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि गुलदार को शूट करने की अनुमति के लिए आवश्यक प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। गश्त व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। स्कूलों के आसपास वन कर्मियों की तैनाती की जाए। गाँव के आसपास की जो झाड़ियां हैं उन्हें भी साफ कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। सबसे बड़ा जो संकट आज पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मानव और वन्य जीवों का जो संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे यहाँ का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और हर रोज़ किसी न किसी पहाड़ी हिस्से में, ग्रामीण हिस्से में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हम लगातार देख रहे हैं गुलदारों के आतंक के चलते उनके द्वारा कई लोगों को जो शिकार बनाया जा रहा है, उसके चलते ग्रामीण लोग अब भयाक्रांत। तो सुबह में 3-4 बजे बाथरूम जाए वाला हम तो पता नहीं कि कल जाए। सुबह 7 बजे फोन आई कि यो हॉल में है। आता हम तो फोन खोज करी तो फोन देखे से खून लड़का तड़का देखे तो मन का की जूता का की कपड़ा का की लाश में रोज का धंधा था बेटा। धंधा सोचो रोजगार कुछ नहीं। अब चलिए आगे बात करते हैं जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आगामी 31 अक्टूबर को होने वाली परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी अष्ट तत्व और एक तत्व प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें कि इस झांकी के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक प्राकृतिक वैभव के साथ ही संस्कृति, इसके साथ प्रगति की अलग अलग आयामों को उजागर किया जाएगा। एकता दिवस के इस मौके पर मुख्य समारोह में आयोजित परेड के दौरान राज्य के लोक कलाकारों का दल उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। अब बात आगे ऋषिकेश की करते हैं जहां पर त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने भी नशे के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा तस्करी करने के आरोप में तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की पुलिस ने न्यायालय में भी पेश किया है, जहां पर कोर्ट ने आदेश देने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कोतवाल ने बताया है कि शहर में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है।